बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे हम पढ़ रहे थे रेप्टाइल्स के बारे में। तो इस वक्त जो हमारे सामने आर्टिकल है वो सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और टेम्परेचर रेगुलेशन का है। तो असल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम रेप्टाइल्स का है उसकी जो बेस है वो अम्फीबियंस से ही रेप्टाइल्स ने ली है। रेप्टाइल्स आर ऑन एवरेज लार्जर दैन अम्फीबियंस। रेप्टाइल्स की बॉडी एम्फीबियंस की निस्बत लार्जर है। देयर ब्लड मस्ट ट्रेवल अंडर हायर प्रेशर टू रीच डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स। क्योंकि इनकी बॉडी बड़ी है इसलिए इनकी बॉडी के आखिरी सिरों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है। तो इसमें देखें कि डायनासोर कितने बड़े एनिमल थे, जो कह लें कि फीट तक ऊंचे और 90 फीट तक वो कह लें कि लंबाई के रुख थे। तो ऐसे बड़े जानवर को अगर आपने उसके बॉडी के तमाम ब्लड पहुंचाना है तो आपको ना ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है। ये देखें तकरीबन 6 मीटर फ्रॉम दी हार्ट टू हेड। 6 मीटर का मतलब ये है कि तकरीबन 18-19 फीट। तो इतनी दूर तक जब ब्लड पहुंचाना है तो फिर ज़्यादा ताकतवर हार्ट चाहिए और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि जिराफ आपने देखा होगा, ये भी एक ऐसा एनिमल है जिसका हेड हार्ट से काफ़ी दूर है और इसमें तकरीबन जो है ना इंसान से ब्लड प्रेशर 2 गुना इसमें ज़्यादा होता है ताकि ब्लड उसके हेड तक पहुंच सके। तो बाकी रही बात कि इनके हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, तो रेप्टाइल्स जो हैं इनमें 2 एट्रिया हैं। इनके हार्ट में 2 आरिकल्स हैं दैट आर completely separated in the adult and have veins from the body and lungs emptying into them। जैसे हमारे आरिकल्स में वेन आती हैं इसी तरह इनके आरिकल में भी वेन आ रही हैं। एक तरफ राइट में बॉडी की वेन्स आ रही हैं और लेफ्ट में लंग्स की तरफ से आ रही हैं। Except for turtles, sinus venosus is no longer a chamber but has become a path of cells that act as pacemaker। तो जो टर्टल के अलावा साइनस विनोसस ये पैच ऑफ सेल्स है, सेल्स का क्लस्टर है और ये पेस मेकर के तौर पे काम करता है। पेस मेकर कह लें कि हार्ट की जो रिदमिसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा कह लें कि एक पार्ट है जो हार्ट के ऊपर ही अटैच होता है और ये हार्ट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है लोकली। द वेंट्रिकल ऑफ मोस्ट रेप्टाइल्स इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल की सेंटर में जो पार्टीशन है वो इनकम्प्लीट होती है, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल्स में ये वेंट्रिकुलर सेप्टम मुकम्मल है। वेंट्रल एओर्टा and the conus arteriosus divide during development and become 3 major arteries। देखे ना, वेंट्रल एओर्टा और कोनस आर्टरियोसिस से 3 मेन आर्टरीज बनती हैं। उनमें जो एक है पल्मोनरी आर्टरी लीव्स द वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रिकल एंड टेक्स ब्लड टू द लंग्स। एक आर्टरी उनमें ऐसी है जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है, जबकि बाकी जो 2 है ना वो क्या है, वो 2 सिस्टेमिक आर्टरीज, वन फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट एंड अदर फ्रॉम द डार्सल साइड ऑफ द हार्ट। यानी 2 सिस्टेमिक आर्टरीज बन जाती हैं, एक वेंट्रल साइड और दूसरी डार्सल साइड हार्ट से वो ब्लड को लेके जाती हैं टू द लोअर बॉडी एंड हेड। बाकी इसमें बेटा जो है ना कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन कैसे होती है, वो जैसे हमारा सबसे पहले तो आपको अपना जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए ना, तभी आप कंपेयर कर सकेंगे बाकी एनिमल्स को कि हमारी बॉडी में हार्ट किस तरह काम कर रहा है और दूसरे एनिमल्स में क्या फ़र्क है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपने कंपेयर करनी हो तो उसके लिए एक चीज़ को आप रेफरेंस बनाएंगे तो दूसरी का फ़र्क आपको समझ आएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, आगे आ रहा है मैमल्स का भी सर्कुलेशन। तो इसमें यह है कि मैमल्स के जितने भी सिस्टम हैं बिलखसूस ह्यूमन के, वो सारे ही आपको बड़ी अच्छी तरह से आने चाहिए ताकि बाकी तमाम एनिमल्स के साथ उनका कंपैरिजन करना आसान हो।
ये देखें, ये जो रेप्टाइल्स हैं उनका ये हार्ट दिखाया गया है, डायग्राम ए है, डायग्राम बी है। ए में क्या है, व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, आरिकल्स कौन से हैं, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड एंटर्स दी वेंट्रिकल, ये देखें ये ब्लड जो है ना ये वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अक्रॉस द इनकम्प्लीटली सेपरेटेड वेंट्रिकल। तो इस तरह से वेंट्रिकल में आता है और फिर वेंट्रिकल से आगे कैसे जाता है उसके लिए डायग्राम बी है। डायग्राम बी में क्या हो रहा है, व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट muscular ridge closes the direct oxygenated blood to the systemic arteries and less oxygenated blood to the pulmonary arteries। यानी पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड जाएगा वो लेस ऑक्सीजनेटेड है, यानी आप कह सकते हैं डी ऑक्सीजनेटेड है, ताकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वो सिस्टेमिक आर्टरीज में जाएगा ताकि वहाँ पे जाके पूरी बॉडी को वो सप्लाई हो सके, ठीक है ना जी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये राइट सिस्टेमिक आर्टरी है, ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरी है, ये बॉडी को सप्लाई दे रही है। और यहाँ पे ये देखें, ये येलो कलर के जो हैं ये बॉडी की सप्लाई के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम जो है ना, इसमें दो चार इसमें पहले के खाने होते हैं और सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि किस नाली में जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और फिर जा कहाँ रहा है। तो इसलिए इन डायग्राम को देख के परेशान नहीं होना चाहिए, इनको समझने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है जो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो बातें और हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो जब पानी में चले जाते हैं तो ये कह लें कि फिर ब्रीद नहीं करते, ये एपनिया में चले जाते हैं, नो ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो टू द लंग्स इज लिमिटेड विच कंजर्व एनर्जी। तो इस तरह से जो ब्लड है उसका फ्लो लंग्स की तरफ ये कह लें कि बड़ा ही कम कर लेते हैं, उससे इनकी एनर्जी भी बचती है एंड परमिट्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ पल्मोनरी ऑक्सीजन सप्लाई। और जो ऑक्सीजन इनके पास है उसको ये एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, उसको ज़ाया होने से बचाते हैं। तो इसी तरह आप देखें कि गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म और रेप्टाइल्स में क्या है, इनमें देखें कि गैस एक्सचेंज रेप्टाइल्स में अक्रॉस इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस टू अवॉइड लूजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। आप देखेंगे इनके पास लंग्स हैं इंटरनली और वो कह लें कि एक कन्फाइंड एरिया में हैं, तो वो लंग्स मॉइस्ट रहते हैं, उनकी सरफेस मॉइस्ट है, तभी तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। अगर यही लंग्स बॉडी के बाहर होते या ज़्यादा एक्सपेंडेड पोर्शन इनका एक्सपोज होता तो फिर जो वाटर है उसका ना होना था, उसको रोकने के लिए इनको बॉडी के अंदर कन्फाइन किया गया। Larynx is present, however, vocal cords are usually absent. Cartilage support respiratory passage of reptiles partitioned into sponge-like interconnected chambers। इनके लंग में स्पंज की तरह के आपस में जुड़े हुए चैम्बर्स हैं। लंग चैम्बर्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है ना। हमारी बॉडी में क्या है कि एल्वियोलस हैं, एल्वियोल्स हैं, और वो कह लें कि हमारी बॉडी में सरफेस एरिया लंग्स का उसको एनहांस करते हैं। हमारे लंग्स का सरफेस एरिया टेनिस के ग्राउंड के बराबर है, तो इनका भी कह लें कि तकरीबन उतना या उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लंग चैम्बर्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। और ये इतना लार्ज कैसे हो गया, क्योंकि इसमें स्पंज लाइक इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और स्पंज की तरह के हैं, और कह लें कि उससे बड़ा वसी किस्म का सरफेस एरिया बनता है अगर इसको खोल लिया जाए। तो फिर देखें इनमें ना असल में जो गैस एक्सचेंज का काम है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से है। ये नेगेटिव प्रेशर का मतलब आप समझते हैं, पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द बॉडी वॉल एक्सपैंड द बॉडी कैविटी, यानी रिब्स का थोड़ा सा पीछे को जाना और बॉडी वॉल का एक्सपैंड करना, जब ये काम होगा तो फिर अंदर
है ना, लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल जाएगी, इसका नाम नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग प्रेशर, जब अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जितना प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा लंग्स को उतना एक्सपैंड होने का मौका मिल जाएगा। एयर इज फिर देखें लंग्स एंड ड्रांग एयर इनटू द लंग्स, जितना फिर लंग्स एक्सपैंड करेंगे उतनी हवा उनके अंदर भरेगी तो एक्सपैंड करेंगे ना, यानी रेब्स का नीचे को जाना और फिर मसल्स का एक्सपैंड करके बाहर को निकलना, और इस तरह से अंदर प्रेशर का डिक्रीज होना, और फिर लंग्स को एक्सपैंड होने का मौका मिलना, और फिर लंग्स में हवा भरना, और फिर इसी तरह एयर इज एक्सपेल्ड बाय इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। जब एयर्स ने कह लें कि हवा को एक्सहेल करना है तो रिब्स वाला एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो कंप्रेस करेगा लंग्स को। यानी ये बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, मेरे ख्याल में आप लोग इसको फॉलो करते हैं कि बॉडी कैविटी में लंग्स जो हैं उन्होंने जब एक्सपैंड होना है हवा ने अंदर चला जाना है, ये हमारी बॉडी में भी यही मैकेनिज्म है। और जब हमने कह लें कि एक्सहेल करना है तो हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, तो उससे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, तो हम एक्सहेल कर देते हैं, हवा को बाहर निकाल देते हैं। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, मेरे ख्याल में भी इसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह आप जी। देखते हैं ये टेम्परेचर रेगुलेशन वाला मसला ये तमाम एनिमल्स के साथ है। हमारे लिए जो टेम्परेचर है वो एक बेसिक इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर है, जिसमें कह लें कि हम रहते हैं। तो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन जो है वो होती रहती हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियंस हैं ये अपने टेम्परेचर को भी ये कह लें कि अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में फेस टेम्परेचर एक्सट्रीम -65, ये शदीद सर्दी है। ये -65 जो है ना ये अंटार्कटा या कनाडा में, कनाडा के बाद शहरों में -40 तक टेम्परेचर आम चला जाता है मौसम सरमा में। तो इतने लो टेम्परेचर पे ज़िंदा रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। इधर जो रूस है वहाँ भी एक गांव है जहाँ टेम्परेचर -50 तक -55 तक चला जाता है, और वो अपनी गाड़ियों को कह लें कि जब स्टार्ट करते हैं तो 24 घंटे वो कह लें कि फिर बंद नहीं करते, अगर वो बंद करेंगे तो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। और उस गांव में 500 घर हैं, उन्होंने एक ही जगह पे बड़ा सा गैराज बनाया है। तो वो ये करते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके चंद गाड़ियाँ स्टार्ट रखते हैं ताकि गैराज में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, और फिर कह लें कि अगले दिन पहली गाड़ियाँ बंद करनी जो है वो चैनल स्टार्ट रखें, वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तब जाके वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और दूसरी तरफ 70 डिग्री आप देखें कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। हमारे यहाँ पे आजकल 43 44 या 45 तक जाता है। आज तो कम है लेकिन ये 2 दिन पहले 44 तक गया है फैसलाबाद में। तो कितनी तीन गर्मी थी, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी थी। तो आप अंदाज़ा करें कि 70 टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो टेम्परेचर है ना 44 है, ये साए में लिया गया होता है, ज़मीन से 1 मीटर ऊपर साए वाली जगह पे दरख्तों के नीचे ये टेम्परेचर लिया गया होता है। तो अगर हमारे यहाँ पे 44 था तो उसी दिन अगर आप धूप में जाकर सड़क के ऊपर रख कर देखें तो वहां पर भी आपको 65 तक जाएगा टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि कह लें कि ये टेम्परेचर जो है ना रेगुलेशन देयरफॉर इज इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स दैट एंटायर लाइव्स आउट ऑफ वाटर। जिन एनिमल्स ने सारी जिंदगी पानी से बाहर रहना है उनके लिए टेम्परेचर रेगुलेशन बड़ी ज़रूरी है। मोस्ट रेप्टाइल्स यूज एक्सटर्नल हीट सोर्सेज फॉर थर्मो रेगुलेशन एंड आर देयरफॉर एक्टोथर्म्स। कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्सटर्नल हीट सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। आप देखें कि एक्सेप्शंस इंक्लूड मॉनिटर लिजर्ड एंड ब्रूडिंग इंडियन पाइथन। ये कह लें कि रेप्टाइल्स में ये एक्सेप्टेड केसेस हैं।
female python coil around their eggs and elevate temperature as much as 6 ये अपने टेम्परेचर को 7.2 डिग्री तक ये एनहांस कर लेती है ये मेटाबॉलिक हीट सोर्स की वजह से। और कहीं कहीं मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये अपनी बॉडी को कहने के जिस तरह है ना अपना मसल कंट्रैक्शन शिवरिंग उस तरह का मैकेनिज्म भी है इसमें जिससे ये टेम्परेचर को ज़्यादा करती है। तो ज्यादातर ये अपने टेम्परेचर को अपने बिहेवियर से एडजस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे टू वार्म इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द सन, यानी सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ रही है वर्टिकली तो ये अपने आप को उसके सामने राइट एंगल पे 90 के एंगल पे अपने आप को यानी कि अपने आप को जमीन के ऊपर ये लेट जाती हैं डार्सली और फिर कह लें कि इनके ऊपर जो है ना वो फिर वो सूरज की रोशनी पड़ती है and presses its body tightly to a warm surface to absorb heat by conduction। या किसी पत्थर के ऊपर ये अपनी बॉडी को टाइटली ये कहने के अटैच करती हैं तो पत्थर के अंदर जो हीट है उसको भी ये जज़ब कर लेती हैं। टू कोल इटसेल्फ ए लिजर्ड ओरिएंट्स इट्स बॉडी पैरेलल टू द सन रेज सीक शेड और बरो। अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये फिर सायेदार जगह में जाती हैं सूरज की रोशनी से बचती हैं। तो इस तरह से ये तो एक जनरल सी बात है कि कैसे टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। एज टेम्परेचर राइज सम रेप्टाइल्स बिगिन पेंटिंग। हाँ एक ये भी इनका बिहेवियर है कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये अपना मुंह खोल कर सांस लेते हैं तो इससे रेस्पिरेशन के दौरान जो वेपर्स निकलते हैं इनकी बॉडी से जो मॉइस्ट एयर निकलती है वो अपने साथ हीट को लेके निकलते हैं वेपर तो इनको फिर कूलिंग फील होती है। तो ये भी इनका एक मैकेनिज्म है अपने आप को एडजस्ट रखने का। अब बेटे यहाँ पे कुछ बातें हैं मिसाल के तौर पे आप देखें इन टेम्परेट रीजन्स मैनी रेप्टाइल्स विथस्टैंड कोल्ड विंटर टेम्परेचर बाय एंटरिंग टार्पर। सर्दी बहुत है और जब सर्दी ज़्यादा है तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे। ये एक मैकेनिज्म है टार्पर उसके ज़रिए ये अपने आप को बचाएंगे। और टार्पर क्या है ये स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी टार्पर के दौरान इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और फिर ये अपने टेम्परेचर को कह लें कि थोड़ा बहुत एडजस्ट रख सकेंगे। तो अगर ये अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज नहीं करेंगे तो इतनी ठंड में ये कैसे सर्वाइव करेंगे। और इसी तरह पे आप देखें कि यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होती है ये भी कहें कि विंटर को कह लें पासिंग द विंटर इन स्लीपिंग और इनएक्टिव कंडीशन यानी विंटर को पास करना इनएक्टिव कंडीशन में ये हाइबरनेशन है। और इसके ऑपोजिट एक टर्म आती है यहाँ तो शायद नहीं लिखी हुई वो होती है एस्टिवेशन। उसमें क्या होता है कि जब एनिमल स्लो देयर एक्टिविटी फॉर दी हॉट ड्राई समर मंथ्स जब शदीद गर्मी है उस वक्त भी तो अपने आप को बचाना है ना। उस वक्त जब अपनी एक्टिविटीज़ को एनिमल कम करते हैं तो उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। लेकिन शदीद सर्दी में जब अपनी एक्टिविटीज़ को कम करते हैं तो उसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये इनमें थोड़ी बहुत टेम्परेचर रेगुलेशंस हैं। और फिर बेटे मैंने ये नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन आपको कटवाया हुआ है। तो जो आर्टिकल मैंने कटवाए हैं क्योंकि आपका सिलेबस मैंने बताया था ना कि 3 क्रेडिट आर का है तो ये सिलेबस हमारा 4 के हिसाब से बना हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको इसलिए मैंने फिर ना हर चैप्टर में से एक एक आर्टिकल जो मैंने करवाया हुआ है तो वो आप मशवरा कर सकते हैं सीआर साहब से कौन सा है। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है इसमें देखें कि किडनी का रोल है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में। किडनी विद मैनी मोर ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में नेफ्रॉन्स हैं जो ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स हैं। नेफ्रॉन्स को हम कह लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये देखें फंक्शनल किडनी ऑफ एडल्ट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी। Their function depend on a circulatory system that delivers more blood at greater pressure to filter large quantities of blood।
तो कह लें कि ये ब्लड जो है ना इनमें फिल्टर होता है और इसके नतीजे में ये साफ ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर कर लिए जाते हैं। बाकी आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो रेप्टाइल्स में जो है ना ये एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो it is non-toxic and being a relatively insoluble in water, it precipitate in the excretory system। ये पानी में इनसॉल्युबल है और इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं और फिर ये कह लें कि यूरिनरी ब्लैडर जो है क्लोएकल वाल के साथ जो अटैच है ये रीअब्जॉर्ब करता है पानी को एंड यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन पेस्ट लाइक फॉर्म। तो बात ये है कि ये यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जिसको बॉडी से निकालने के लिए इतने ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। अब देखें इनमें एक और हैबिट है नॉकटर्नल हैबिट्स, यानी ये ज़्यादातर रात को निकलते हैं एंड अवॉइडिंग हार्ड सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे बाय बर्निंग रिड्यूस वाटर लॉस। ये अपने पानी के लॉस को रोकने के लिए बरों में रहते हैं और दिन को कम निकलते हैं। व्हेन वाटर इज अवेलेबल मैनी रेप्टाइल्स स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन लिम्फेटिक स्पेसेस। जब पानी की कमी हो तो ये पानी को स्टोर भी कर लेते हैं लिम्फेटिक स्पेसेस में, अंडर द स्किन और इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, लिम्फेटिक स्पेसेस स्किन के नीचे हैं और यूरिनरी ब्लैडर तो आपको पता है कि कहाँ पे है, वहाँ भी पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो कुछ जो लिजर्ड्स हैं वो पोजेस साल्ट ग्लैंड्स बिलो द आईज फॉर रीडिंग द बॉडी ऑफ एक्सेस साल्ट। यानी कुछ ऐसी भी लिजर्ड्स हैं जिनके पास साल्ट ग्लैंड्स हैं बिलो द आइस। ये साल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक्सेस साल्ट, फालतू नमकियात जो बॉडी में आती हैं उनसे निजात देते हैं। तो अब तो देखें ये रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि हर एनिमल में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ये तो है। और फिर ये कह लें कि ये बड़ी आसान है, मिसाल के तौर पे वर्टिब्रेट्स को नेवर बी ट्रूली टेरेस्ट्रियल until their reproduction and embryonic development became separate from standing or running water। कहते हैं कि जब तक ये स्टैंडिंग या रनिंग वाटर से अपनी डेवलपमेंट को आज़ाद नहीं करते एनिमल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं आ सकते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एमनियोटिक एग मेड कंप्लीट मूवमेंट टू लैंड पॉसिबल। यानी आप देखें कि डेवलपमेंट जो है ना वो होती हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट में है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वहाँ तो पानी नहीं है, तो वहाँ फिर डेवलपमेंट को एक्वस एनवायरनमेंट में रखने के लिए एग्स के ऊपर, एग्स के अंदर ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड एक किस्म का, अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के गिर्द उसी तरह एक्वाटिक एनवायरनमेंट मौजूद है जैसे एक्वाटिक एनिमल्स के पास पानी के अंदर एक्वाटिक एनवायरनमेंट मौजूद है। तो इस तरह एमनियोटिक जो एग है ना इसका बनना, ये बुनियाद बना एनिमल्स का ज़मीन के ऊपर आके कह लेंगे कामयाबी से अडाप्ट करना अपने आप को। एमनियोटिक एग however is not completely independent of water, pores in the egg shell permit गैस। अब देखें ये बड़े अल्लाह ताला की ये ख़ास टेक्नोलॉजी है, आप इसको समझें, बड़ी आसान है। एग की स्ट्रक्चर चैप्टर के शुरू में मैंने आपको दिखाई थी। तो इनके जो शेल हैं इसमें पोर्स होते हैं, इस तरह बर्ड्स का है उसके शेल में पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स में से गैस एक्सचेंज का काम होता है और जो एग के अंदर ह्यूमिडिटी है, नमी है, पानी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन पोर से निकलता रहता है। तो इसी तरह जो एग्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 माह तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर से पानी काफ़ी सारा कम हो जाता है। तो लेकिन स्टोर के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से रखे हुए हों तो एग्स को हम 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में बिजली बंद होती है, मसाइल बनते हैं, तो स्टोर में जो लोग अंडे रख लेते हैं कि रेट अच्छा होगा तो बेचेंगे, तो जब रेट अच्छा नहीं होता बाज़ दफ़ा 1-1 साल रखने के बाद भी उनको वो ज़ाहिर है उसी रेट पे सेल आउट करना पड़ते हैं, बल्कि उल्टा उन पर स्टोर किराए का खर्चा पड़ जाता है। तो उनका टेस्ट भी अंडों का ख़राब हो जाता है, उनमें थोड़ी बहुत स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। फिर ये जो हमारे बर्गर वाले हैं, हमारे ये जो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं,
वो ये अंडे परचेज करते हैं। तो जो फ्रेश अंडे हैं उनका टेस्ट और है और बड़ा अच्छा है, जो इतने पुराने हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। तो बात ये है कि ये जो रेप्टाइल्स हैं इनमें भी जो एग्स हैं उनमें तमाम देखें, दीज एग्स आर ऑफन सप्लाइड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक फॉर लॉन्ग डेवलपमेंटल पीरियड्स। याक जो है उसमें उतनी मकदार में खुराक मौजूद है जितनी एक नए ऑफस्प्रिंग को हैच आउट होने से पहले पहले के लिए दरकार है, ठीक है ना। तो जब उसने हैच आउट हो जाना है फिर तो वो खुद अपनी खुराक को हासिल करेगा, लेकिन उससे पहले उसको प्रीपेड फार्म में, रेडी फार्म में याक जो है वो एक रिच सोर्स है उसके लिए, वहाँ से वो अपनी खुराक लेता रहता है। और फिर आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल बिफोर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड लेट डाउन। एग को ले करने से पहले फर्टिलाइजेशन जरूरी है। फर्टिलाइजेशन होगी, एग फर्टिलाइज प्रोड्यूस होगा तो उसमें से फिर ऑफस्प्रिंग निकलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बगैर एग्स जो हैं इनमें से ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस हो सकते। All male reptiles except Taras possess an important organ for introducing sperm into the female genital tract। तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गन है जो स्पर्म को डिलीवर करता है फीमेल की बॉडी में ताकि एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाए। और फिर इसी तरह अब देखें वो क्या करते हैं, virtually all turtles bury their eggs in ground for, अपने एग्स को ये ग्राउंड में किनारे पे जहाँ रेत होती है वहाँ पे ये बरी कर देते हैं। और फिर कहने के जो रेप्टाइल हैं वो तो जो उनका नेस्ट है उसके करीब करीब रहते हैं, बाकायदा उसकी हिफाजत भी करते हैं। अगर कोई एनिमल अप्रोच करे इनके एग्स को खाने की कोशिश करे तो ये उसको भगा देते हैं। तो इसी तरह रेप्टाइल्स यानी कि ये जो एलिगेटर्स हैं इनके जब बच्चे निकलते हैं तो ये अपने बच्चों को अपने मुंह में बड़ी एहतियात से रख के पानी में ला के छोड़ती है। पानी में वो बच्चे आते हैं तो फिर इनकी ट्रेन करती है, वो बच्चे शिकार करना सीखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े होते हैं। एलिगेटर को बड़ा होने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये सारा ऑटोमेटिक है। ये अल्लाह ने हर स्पीशीज़ को इतनी अकल समझ दी हुई है कि उसने अपनी नस्ल को कैसे यानी उसकी सर्वाइवल को कैसे यकीनी बनाना है। तो आप बेटे मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको वही एनिमेशन जो है ना उसको कंटिन्यू करता हूँ, आपने बड़े गौर से सुननी है, अपने माइक सब बंद कर लें। ये एनिमेशन मैंने कहा कि आपके चैप्टर के आन मुताबिक है, आप इसको इंडिपेंडेंटली भी बार बार देख के इस सारे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये वाला जो है और जो इसके बाकी दो हैं मैंने वो यूट्यूब पे चढ़ा दिए थे, तो वहाँ से भी आप कह लें कि ये देख सकते हैं। So speaking of bleeding, let's talk about circulation. So reptiles have a 3-chambered heart, so they have 2 atria and a ventricle, but this time they have a partial septum, which you can see right here in this picture. So this kind of helps to separate oxygenated and deoxygenated blood, not quite the way of having 2 ventricles like birds and mammals have, but close. So it's advantageous because reptiles can breathe intermittently. There's been many times where I look at Dima and I'm like, especially at night when they're sleeping. So they don't breathe like constant breathing rate like we may be used to as humans. But it is disadvantageous in that that septum cannot totally separate the 2 types of blood. It's also important to note that crocodiles have a 4-chambered heart. So crocodiles have more of a relation to birds, and you'll see that as we get into the bird unit as well, that birds also have a 4-chambered heart. When we talk about respiration, so reptiles do something called body cavity breathing. So they, like, their ribs expand and come back together, expand, come back together, which you see in this picture here with this reptile. So it's a pretty dramatic looking process. That's because they don't have a diaphragm. So as humans, we have a diaphragm right below our lungs, and that helps us with breathing and to pull air in. They don't have this ability, so they have to expand and contract their body cavity. The lungs also have more folds than amphibians,
which creates a larger surface for gas exchange. So we see reptile here, amphibian there, and you notice the significant difference in the size and shape of the lungs. Temperature regulation is also something that reptiles have to deal with, just like amphibians. So, however, though, being on a terrestrial environment most of the time causes exposure to more temperature extremes. Usually amphibians are around water, and usually water is around a certain temperature unless it's frozen. Well, when you're on land, you're dealing with more of these extremes. So they bask when they're cold to warm up, and then when they're hot, they go into shade. However, if the temperature drops too low, something called torpor can happen. And this is where the activity reduces in hibernation. This is also something you see with all those iguanas that we talk about in Florida that fall out of trees, and they're not dead, they're still alive, but they're in a state of torpor because it's too cold for their body systems to function, so their bodies just kind of reduce activity and shut down for a while. Some species also hibernate together, and this is really common in snakes, especially in this area, kind of in the mountains, you'll see rattlesnakes that hibernate together, and in the spring, you have to be very cautious if you're hiking and things like that, so you don't come across that. But this is called a hibernaculum, and you see that over here in this picture of garter snakes. So when we talk about nervous and sensory functions, reptiles are definitely more advanced in this department than amphibians are. So most of them do have binocular vision, so that can help with depth perception. They have that tympanic membrane that allows them to hear. But snakes are a little different because they actually can't hear, so they don't have this. They actually detect vibrations through their jaw. So that's how they feel whether there's movement going on or not. Reptiles also have something called a parietal eye, and you'll see that in this picture down here, and I'm sure a lot of you have seen this on Zima. So it's on the top of their head, and they can detect light as it moves kind of over, especially like birds of prey and things like that might hunt them. Funny story, when Zima was little, I was in college, and he used to drive back and forth with me to my parents' house, and I would let him sit on like my console in my Jeep, and I had a sunroof. And so every time we would go under like an overpass, he would like duck and flatten himself because he thought it was something, predator or something that's going to come eat him. So they can detect light, they just can't see like clear objects. The tongue flicking, same thing. They always stick their tongues out. That's how they smell. So you've seen Zima do this. You see snakes do this, like in this picture here. They bring that scent into their mouth, and it goes over the Jacobson's organ, and that's how they process what the smell is. And then something else special to just pit vipers and rattlesnakes is they have something called pit organs, which help them see objects that have a different temperature than the environment, such as a prey animal. Reptiles do have kidneys that help them conserve water, so they work under a higher blood pressure. Their waste is in the form of uric acid, so it's kind of like a thick paste. There is liquid that comes out as well, but it's all together, all out one opening known as the cloaca. And most reptiles that live in marine environments have salt glands, so this is how they excrete excess salt, which you see in that picture. In terms of reproduction, mating is usually quite the elaborate courtship behavior, which you see in these two images below of males trying to impress the females. The offspring then develop in that amniotic egg we talked about that's so important to being successful on land. And they do have internal fertilization. In terms of development, the females usually make very elaborate nests. The species are going to bury their eggs and hide their nests. Only about 100 species actually stay around to protect and guard their young, but most of the time they just hide the nest and abandon it. The temperature of the nest, though, does influence what sex the offspring are. So if you'll notice these different temperatures over here for females, males, and then to get both males and females. So when we talk about diversity, there's 4 orders we're going to talk about. First is order Testudines. These are turtles and tortoises, and we know them for their shells. And there's 2 parts. So the carapace is the top. Carapace is the top, and then the plastron is the bottom. Order Crocodilia is crocodiles, but also alligators, caimans, and gavials. And these have been unchanged for millions of years, and they are anatomically closer, like we mentioned, to birds and dinosaurs than any other reptiles. They also have several important adaptations to help them become so successful over such a long period of time, such as their snout,
They have an epiglottis to block water from getting down their throats when they eat. They swallow rocks to help break up prey, and they have that really strong tail. Order Sphenodontida is only really one species left, and that's the Tuatara. So this species only lives in New Zealand. However, they are still in a lot of danger due to rats that eat the babies and also compete for food with the adults. Order Squamata is your lizards and your snakes, and then something called worm lizards, which kind of look like worms and snakes crossed together. And there's 3 suborders within these. So Sauria, Serpentes, and Amphisbaena, and those are lizards, snakes, and worm lizards. So a little bit more about snakes, because everyone's always interested in these, right? So snakes are believed to have evolved from burrowing lizards. So this is proven by they don't have limbs anymore, and they have lost their protective eye scale. But also important to note that some snakes, like boas and pythons, still have a vestigial pelvic girdle. So they still have remnants of the pelvis, which is where hind limbs would have attached. It's also important to note that snakes cannot eat an adult human, despite what you see on TV. Our shoulders are too broad as adult humans for them to swallow. They have tried. There's a documented case of one attempting to in 1995, but they cannot actually swallow us. And then lastly, just some environmental alerts for you to be aware of in terms of invasive species. So Burmese pythons and green iguanas are both huge problems in Florida, right? And I'm sure you've all heard about this. जी, अस्सलाम वालेकुम।